चलिए बच्चों करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है गवर्नमेंट ग्रांट पर। गवर्नमेंट ग्रांट हम मतलब जो गवर्नमेंट हमें पैसा देती है या कोई कैश की जगह कोई कोई जैसे जमीन दे दी, लैंड दे दी, तो फ्री में या सस्ते में कोई चीज हमें मिलती है तो वो हम गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं। तो उस गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग कैसे होना है ये हमें AS 12 बताता है। क्या ऑब्जेक्ट है और स्कोप है इस AS का? एंटरप्राइजेज में get different type of grant from government. These may be called by other names such as subsidies, cash incentive, duty drawback, etc. नाम कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट है इसका कि अकाउंटिंग कैसे की जाए ये हमें पता चल पाए, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए किस तरीके से जो रिसीट होगी ग्रांट वो कैसे हम दिखाएं। द स्टैंडर्ड emphasizes that an appropriate method of accounting of government grant is necessary and desirable to give an indication of the extent to which the enterprise have been benefited from such grant. तो जिस तरीके से हमें बेनिफिट मिला उस तरीके से ही अकाउंटिंग होनी चाहिए। AS 12 कुछ चीजों में डील नहीं करता है, जैसे special problem arising in accounting for government grant in financial statement reflecting the effect of changing price or in supplementary information ऑफ ए सिमिलर नेचर। तो अगर कोई हमारी जो गवर्नमेंट ग्रांट है स्पेशल केसेस में है, चेंजेस प्राइसेस से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर नहीं कवर होगी। गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर गवर्नमेंट हमें ग्रांट की बजाय और किसी पर्पस के लिए और किसी रीजन से पैसा दे रही है तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। और अगर गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है ओनरशिप में, मान लिया गवर्नमेंट का ओनरशिप है हमारे बिजनेस में, उस वजह से गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है तो वो गवर्नमेंट ग्रांट में नहीं आएगा। ग्रांट मतलब एक तरीके से दान है जो गवर्नमेंट ने हमें दे दिया, वो वापस जनरली नहीं लेती है। अगर कुछ कंडीशनल ग्रांट मिली है और वो कंडीशन हमने फुलफिल नहीं करी तो ग्रांट वापस ली जा सकती है। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेड बाय गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड, तो काइंड में भी हो सकती है, ठीक है, फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। कोई ये भी हो सकता है पास्ट में कोई काम किया है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, या फ्यूचर में हम कुछ करने वाले हैं उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट मिलने वाली है, अभी कंडीशनल भी हो सकती है। They exclude those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them and transaction with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the enterprises. तो अगर ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हैं तो नहीं, अलग से स्पेशल है जो ग्रांट के फॉर्म में, तो ही हम इसे यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देयर आर टू अप्रोचेस फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट अप्रोच है कैपिटल अप्रोच। कैपिटल अप्रोच अंडर विच ए ग्रांट इज ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। तो याद है हम बैलेंस शीट में बनाते हैं शेयर होल्डर फंड जिसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, तो ये उस शेयर होल्डर फंड का पार्ट बने तो वो कैपिटल अप्रोच है। इफ द गवर्नमेंट ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है लाइक ओनर, मतलब फॉर एग्जांपल विद रेफरेंस टू टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और उसके बेसिस पर हमें कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, बाय वे ऑफ कैपिटल आउटले, अगर हमने कोई पैसा कैपिटल से रिलेटेड है, और नो रिपेमेंट ऑफ ग्रांट इज एक्सपेक्टेड, मतलब कि जो ग्रांट मिली है वो इरेगुलर नेचर की है, अभी मिली है तो बार बार हमें मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, अभी मिला तो आगे पता नहीं मिलेगी या नहीं, वन टाइम ग्रांट है ऐसा कह सकते हैं, तो ये कैपिटल नेचर की होती है। Then the grant should be recorded as per the capital approach and it should be directly credited to shareholder funds. In this case, it may be noted that the grant is received without related cost. तो हमारा ग्रांट कैपिटल नेचर का कब होगा? जब किसी असेट या कैपिटल से रिलेटेड होगा और इरेगुलर नेचर का होगा। इनकम अप्रोच अंडर विच द ग्रांट इज टेकन टू द इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, इसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन प्लेस ऑफ बैलेंस शीट।
ठीक है, ओवर वन और मोर पीरियड्स, हो सकता है हम कई साल P&L में अलग अलग ईयर में ट्रांसफर करें। द गवर्नमेंट ग्रांट में नोट बी ग्रेजुएशन, एक होता है कि आप जैसे हेल्पिंग नेचर है ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं, तो वो नहीं है, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन के हिसाब से हम गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। These grants be taken to the P&L account and matched with the associated cost with the grant is intended to compensate. तो कई बार कुछ कॉस्ट होती है, उससे रिलेटेड हम कुछ खर्चा करेंगे और उसका कुछ पार्ट हमें एज ए गवर्नमेंट ग्रांट हमें गवर्नमेंट से मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, गवर्नमेंट ने क्या रखा है जितना आप व्हीकल बेचेंगे उतना आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। This approach is based on the agreement that the taxes payable to government are treated as expense, तो ग्रांट को इनकम मानना चाहिए। हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, एक्सपेंस होता है, और गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिल रही है तो वो इनकम मानी जानी चाहिए। Recognition of government grant. The government grant should be recognized when there is a reasonable assurance that the enterprise will comply with the condition attached to it and grant will be received. अगर हमें लग रहा है हम कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि कंडीशन तो हम फुलफिल कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिलेगी तो भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम रिकॉग्नाइज तभी करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। केवल ग्रांट मिलना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि कंडीशन फुलफिल होगी या हो गई है, कंडीशन एक अलग मैटर है। ठीक है, काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट कैसी हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, मेनली टू टाइप, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स, जैसे कि हमें कोई लैंड प्लांटर मशीनरी मिल गई है, ग्रांट एंड आर गिवन एट कंसेशनल रेट, देन सच एसेट्स आर अकाउंटिंग फॉर एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट। मान लिया 10 करोड़ वाली एसेट हमें 1 करोड़ की मिली है, हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, स्टेडियम बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने हमें जमीन दे दी, हम कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने हमें 10 करोड़ वाली जमीन 1 करोड़ में दे दी, हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने हमें सस्ती जमीन दे दी। ग्रांट्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, देन सच एसेट आर रिकॉर्डेड एट नॉमिनल कॉस्ट। मान लिया 10 करोड़ की जमीन है और हमें फ्री में दे दी, तो हम इसे 100 रुपीज 1000 रुपीज में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो दैट हमारी नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो दैट हमारी बैलेंस शीट में ये एसेट दिखाई दे। अदरवाइज बैलेंस शीट में एसेट नहीं दिखाई देगी तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास ये एसेट है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एन एसेट वर्थ 10 लाख फेयर वैल्यू इज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट एट कंसेशन रेट ऑफ 3 लाख, तो क्या एंट्री बनेगी? तो ये एक तो कैपिटल नेचर की ग्रांट है, ये बात क्लियर है, क्योंकि एसेट मिल रही है। अब हमें एसेट मिली है 10 लाख वाली 3 लाख में, तो फर्स्ट केस ये कहता है कि आप एंट्री बनाइए, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट और 3 लाख, तो हमारे को जितने की मिल रही है कंसेशन रेट पे मिल रही है तो कंसेशन रेट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, तो हम नॉमिनल वैल्यू पर लिख लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 100 रुपये मान लिया, और ये P&L में डाल देंगे। 100 रुपये फालतू में हमने लिखे हैं, जिसके लिए कोई पैसा नहीं दिया टू बैंक तो है ही नहीं, तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक की जगह फिक्स्ड एसेट टू P&L बना देंगे, नॉमिनल वैल्यू पे लिख देंगे अगर हमें कोई भी एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। मॉनेटरी ग्रांट्स हो सकती है, पैसा मिल सकता है इन प्लेस ऑफ एसेट काइंड, इन प्लेस ऑफ काइंड आपको मॉनेटरी ग्रांट्स कैश मिल सकता है। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, अगर आपको किसी स्पेसिफिक डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिली है तो क्या होगा, ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट आर गवर्नमेंट ग्रांट whose primary condition is that an enterprise qualify for them should purchase, construct or otherwise acquire such asset।
तो आपको अगर कुछ कंडीशंस है कि आपको ये एसेट खरीदनी है और आपने खरीद लिया, बना ली, तो आपको ये ग्रांट मिल जाएगी। अदर कंडीशन भी हो सकती है, जो भी सिचुएशन है उससे रिलेटेड। तो इसके लिए हमारे पास दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। मेथड नंबर 1 हम क्या करें, द ग्रांट इज शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट कंसर्न इन अराइविंग एट इट्स बुक वैल्यू। हम इसे बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू में से लेस करके दिखाएं। द ग्रांट इज thus recognized in the P&L statement over the useful life of a depreciable asset by way of reduced depreciation charge। क्योंकि आप असेट की वैल्यू में से लेस कर देंगे तो क्या होगा, हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती जाएगी P&L में। मतलब सपोज कोई एसेट 10,000 की है और 10 इयर्स की लाइफ है, SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन है, तो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन था 1000। अब आपको इस असेट पर ग्रांट मिल गई सपोज 8000, तो आपने इसमें से लेस कर दिया तो रह गया बुक वैल्यू 2000। अब हर साल आप 200 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10 ईयर तक इन प्लेस ऑफ 1000, तो हर साल 800 रुपए कम जा रहे हैं, एक्सपेंसेस के रूप में कम जा रहे हैं। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता जा रहा है। Where the grant equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset is shown in the books as a at a nominal value। मतलब मान लिया आपकी जो ग्रांट है वो पूरी की पूरी 10,000 रुपए की हो, तो बुक वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो डेप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन तो नहीं लगेगा। लेकिन फिर वही आप एंट्री बनाएं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L 100 रुपए, 10 रुपए या 1000 रुपए, और इसको नॉमिनल वैल्यू पर दिखाइए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और समझते हैं इस सारी बातों को। जेड लिमिटेड है, इन्होंने एक परचेज किया फिक्स्ड एसेट 50 लाख की, और इसकी लाइफ है 5 इयर्स और सैलवेज वैल्यू है 5 लाख। परचेज करने पर गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए की ग्रांट दे दी। हमें एंट्री बनानी है बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। अगर ग्रांट को हम असेट की वैल्यू में से लेस करके दिखाएं तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप असेट को परचेज करेंगे, असेट को परचेज करने की एंट्री बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बनाइए, साथ साथ आप भी 50 लाख। ठीक है, फिर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगी 10 लाख की, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख। ठीक है, अब इस गवर्नमेंट ग्रांट को आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट की जगह फिक्स्ड एसेट में से लेस कर देंगे। इस तरीके से आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। इन दोनों की जगह आप एक कंबाइन एंट्री भी बना सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 50 लाख माइनस 10 लाख 40 लाख रुपीस रह जाएगी। अब आपको हम फर्स्ट ईयर की एंट्री बना रहे हैं, और फर्स्ट ईयर में फिर हम लास्ट में ईयर एंड में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। अब कॉस्ट हमारी 50 माइनस 10 40 लाख रह गई, स्क्रैप वैल्यू 5 लाख है, लाइफ हमारी 5 इयर्स, तो 7 लाख रुपीस आ जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। तो 7 लाख रुपीस हमारा डेप्रिसिएशन है, फिर वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 7 लाख। हमने देखा कि डेप्रिसिएशन हमारा रिड्यूस्ड हो गया, कम हो गया। ये फर्स्ट ईयर की एंट्रीज बनाई हमने। सेकेंड ईयर में फिर लगाएंगे डेप्रिसिएशन।
और उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये फर्स्ट मेथड है जहां पर हम इस असेट को ग्रांट को असेट की वैल्यू में से लेस करके दिखाते हैं। मेथड नंबर सेकंड, ग्रांट related to depreciable asset are treated as a deferred income which is recognized in the P&L account on a systematic and rational basis over the useful life of the asset. हम इसे अलग से दिखाएं और हर साल P&L में अलग से ट्रांसफर करें, असेट की कॉस्ट में से लेस ना करें। क्वेश्चन नंबर 3, जेड लिमिटेड ने परचेज किया एसेट, सेम वही क्वेश्चन है, हमें इसे डेफर्ड इनकम दिखाना है। तो सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना है। तो फर्स्ट ईयर में असेट को परचेज करने की एंट्री तो वही कर देंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख। अब हमें जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट को डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट लिख देंगे, क्योंकि हमें डिफर करना है इसको 10 लाख रुपए। ठीक है, फिर ईयर एंड में लगेगा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन की अमाउंट निकालेंगे, कॉस्ट, क्योंकि हमने इसे फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर नहीं किया, कॉस्ट माइनस कॉस्ट 5 लाख की रहेगी, 50 लाख की रहेगी, और माइनस स्क्रैप वैल्यू 5 लाख डिवाइड बाय 5, 9 लाख का हमारा डेप्रीशिएशन आ जाएगा। और अब साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ग्रांट है डेफर्ड, इसे भी हम ट्रांसफर करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L 10 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट है, 5 साल की लाइफ है, तो 2 लाख रुपए हर साल ट्रांसफर होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में 7 लाख का डेप्रीशिएशन था, यहाँ 9 लाख का डेप्रीशिएशन है, 2 लाख अलग से P&L के क्रेडिट में जा रहे हैं, तो फाइनल इफेक्ट तो सेम ही आ रहा है, P&L अकाउंट में डेप्रीशिएशन का बैलेंस ट्रांसफर हो जाए, तो फाइनल इफेक्ट तो सेम ही आएगा। अब सेकेंड ईयर में पहले डेप्रीशिएशन, नाइन लाख, इसे चाहे तो हाथों हाथ P&L में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ऑन डेबिट टू P&L अकाउंट 2 लाख। तो ये था हमारा मेथड नंबर 2, जिसके अंदर हम लोगों ने इसको डेफर इनकम मानते हुए अलग अलग ईयर में ग्रांट को अलग से ट्रांसफर किया। क्वेश्चन नंबर 4, संतोष लिमिटेड has received a grant of 1 crore from the government for setting up a factory in a backward area. Out of this grant, the company distributed 2 crore as a dividend. Also, Santosh Limited received land free of cost from the state government, but it has not recorded it at all in the books as no money has been spent. In the light of AS2, examine whether the treatment of both the grant is correct or not. तो इन्हें दो टाइप की ग्रांट मिली है। फर्स्ट टाइप की ग्रांट इन्हें 8 करोड़ रुपए की मिली है, सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री इन ए बैकवर्ड एरिया। तो इस पैसे का इन्हें खर्चा 8 करोड़ का फैक्ट्री के लिए ही करना था, लेकिन इन्होंने 2 करोड़ का डिविडेंड दे दिया, जो ठीक नहीं है। तो फर्स्ट ग्रांट ऑफ रुपीज 1 करोड़ इज रिसीव्ड फॉर सेटिंग अप
of factory in backward area, this money cannot be used for any other purpose. So declaration or distribution of dividend is wrong, ये ठीक नहीं है। दूसरा, इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर्टी मिली है, फिक्स्ड एसेट मिली है, जिसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो फिक्स्ड एसेट received free of cost should be recorded at nominal value as per AS12. So accounting is not correct. अकाउंटिंग करेक्ट नहीं है, इसके लिए इन्हें अकाउंटिंग करनी चाहिए थी नॉमिनल वैल्यू पर फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। 1000 रुपए 100 रुपए पर ये वैल्यू दिखा सकते थे, तो ये ट्रीटमेंट इनका ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ए लिमिटेड ने परचेज किया है एक स्पेशल पर्पस मशीन 1 करोड़ रुपए की और गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है 25% ऑफ प्राइस, मतलब 25 लाख रुपए। इफेक्टिव लाइफ 8 साल की है, तो हमें बताना है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड कोड द रिलेवेंट एज। तो हमें बताना है कि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और एएस क्या है। एज पर AS12 we have two options of accounting। दो ऑप्शन है हमारे पास। इन्होंने एक स्पेशल पर्पस मशीनरी खरीदी है। नंबर 1 है कैपिटल अप्रोच, वी कैन रिड्यूस गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम वैल्यू ऑफ असेट। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी एंट्री एक बनेगी फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 करोड़, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स 25 लाख, और फिर डेप्रीशिएशन जो लगेगा लगेगा 8 साल का है, तो 1 करोड़ में से 25 लाख लेस हो जाएंगे, तो 75 लाख डिवाइड बाय 8 इयर्स, तो 9,37,500 का डेप्रीशिएशन लगेगा जो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये अप्रोच नंबर 1 है, और ऑप्शन नंबर 2, मेथड नंबर 2 है इसे डेफर्ड इनकम मान लिया जाए। ऐसा करने पर ये एंट्री सेम बनेगी। ये एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 25 लाख, फिर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, जो अमाउंट आएगी 1 करोड़ डिवाइड बाय 8 इयर्स,
तो 12.5 lakhs और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 25 लाख डिवाइड बाई 8 लाख, 3,12,500। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन में हम इसको असेट की वैल्यू को डाउन कर देते हैं और दूसरे ऑप्शन में हम इसे अलग से इनकम मानते हुए P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बी लिमिटेड है, इन्होंने परचेज किया है एक मशीनरी 10 लाख में। ऑन द वेरी सेम डे कंपनी को गवर्नमेंट से 6 लाख रुपीस मिल गए हैं इस मशीनरी से रिलेटेड। Company decide to treat the grant as a deferred income. The useful life of machine is 5 years. Company decide to charge 20% depreciation on WDV method. Residual value of the machine after the end of the useful life is estimated to be 3,25,000. हमें बताना है हर साल ग्रांट कितनी जाएगी P&L अकाउंट में। तो हमने क्या बात करी थी कि जो ग्रांट है वो हम लोग हर साल किस रेशो में करेंगे, जिस रेशो में हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उस रेशो में हम हर साल गवर्नमेंट ग्रांट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है डिफर्ड है तो वो डेप्रिसिएशन के रेशो में ही P&L में ट्रांसफर होगी। तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर का। हमारी एसेट है 10 लाख रुपीस की। 10 लाख रुपीस के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन है 2 लाख। तो 10 लाख में से 2 लाख हटा देंगे तो WDV रह जाएगी 8 लाख। उसका 20% 1,60,000। तो हमारे पास WDV रह जाएगी 6,40,000। उसका 20% 1,28,000। 640 में से 128 लेस कर देंगे तो 5,12,000 का 20% 1,02,400। तो 5,12,000 में से 1,02,400 लेस कर देंगे तो बचेगा 4,09,600। इसका 20% निकालेंगे तो आएगा 81,920। तो ये हर साल का डेप्रिसिएशन है हमारा। इसी रेशो में हमें ट्रांसफर करना है गवर्नमेंट ग्रांट को, इसी रेशो में। इसका टोटल है 6,72,320। तो इस रेशो में कैसे ट्रांसफर करेंगे? हमारी गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो टोटल अमाउंट है 6 लाख। गवर्नमेंट ग्रांट 6 लाख है तो 6 लाख को किस रेशो में डिवाइड करना है? 2 लाख डिवाइड बाय 672,320। तो फर्स्ट ईयर में आ जाएगा 1,78,486। सेकेंड ईयर में 6 लाख इंटू 1,60,000 इंटू डिवाइड बाय 6,72,320। ये आ जाएगा 1,42,789। फिर 6 लाख इंटू 1,28,000 डिवाइड बाय 672,320, 1,14,231। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। 20% लेस होता जाएगा तो यहाँ पर 80%, इसका 80% आप कैलकुलेट करते जाइए, यही वैल्यू आती जाएगी। तो 1,14,231 इसका 80% निकाल देता हूँ क्योंकि 20% WDV मेथड है। 91,385
73,109 बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे लास्ट ईयर में। तो गवर्नमेंट ग्रांट को हर साल पीएनएल में कितना ट्रांसफर करना है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 6 की मदद से पता चला जब हमारा WDV मेथड था। अब हम बात करते हैं आगे की, अगर गवर्नमेंट ग्रांट है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड तो क्या होगा, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होने वाली है। ग्रांट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट इन अराइविंग एट इट्स बुक वैल्यू। तो जो भी ग्रांट है वो आप उसकी बुक वैल्यू में से लेस कर दीजिए। ये काम हम डेप्रिशिएबल एसेट के लिए भी कर सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन होता है। व्हेन द ग्रांट इज इक्वल टू द कॉस्ट, तो असेट को हम नॉमिनल वैल्यू पर दिखाएंगे। तो सेम वही बात जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इफ द कंडीशंस अटैच्ड टू ग्रांट आर फुलफिल्ड, ग्रांट से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं और वो हमने फुलफिल कर लिए है, दैट इज ग्रांट रिसीव्ड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट। जैसे कुछ कंडीशंस हैं कि भैया ये काम होना चाहिए, वो सारा काम आपने कर लिया, उसी के बाद आपको ग्रांट मिली है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इफ कंडीशन अटैच्ड टू ग्रांट इज येट टू बी फुलफिल्ड, अगर अभी पूरी नहीं हुई है, grant are credited to the income over the same period over which the cost of meeting such condition is charged to the income। सपोज हमें लग रहा है 2 सालों में ये कंडीशन फुलफिल होगी, तो 2 साल में हम उसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में धीरे धीरे। अनअपोर्शन डेफर्ड इनकम इज डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो जो अभी तक हमने ट्रांसफर नहीं की है पीएनएल अकाउंट में, उसको हम अन अपोर्शन डेफर्ड ग्रांट को डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से दिखाएंगे। तो आइए इसे समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। यहाँ लिखा है एक फिक्स्ड एसेट है जो हमने 20 लाख में खरीदी है और गवर्नमेंट ग्रांट इससे रिलेटेड मिली है 8 लाख रुपए। तो फिक्स्ड एसेट है 20 लाख की और हमें 8 लाख रुपए गवर्नमेंट ग्रांट के मिले हैं। शो द अकाउंटिंग इफ इट इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, अब इससे रिलेटेड कंडीशंस हैं या नहीं, और इफ इट इज डेप्रिशिएबल एसेट, तो अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो क्या होगा, डेप्रिशिएबल एसेट है तो क्या होगा। रेजिडुअल वैल्यू है 4 लाख और लाइफ भी 4 इयर्स की है, और स्ट्रेट लाइन मेथड का हमें डेप्रिशिएशन इसमें एज्यूम करना है। तो ये सारी बातें हमें दे रखी हैं। अब हम बात करते हैं कि ये डेप्रिशिएबल है या नहीं है। पहले हम बात कर देते हैं कि असेट साइड में लिख, असेट नॉन डेप्रिशिएबल है या डेप्रिशिएबल है। नॉन डेप्रिशिएबल है और मान लिया नो कंडीशंस, कोई कंडीशन नहीं है, या कुछ कंडीशंस है। अगर नॉन डेप्रिशिएबल है और कोई भी कंडीशन नहीं है तो हम इसे क्रेडिट कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट में, या हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। कंडीशंस है ऑलरेडी फुलफिल्ड है, इसे ऐसा कर, नो कंडीशन तो इसे क्रेडिट कर दीजिए फिक्स्ड एसेट में। कंडीशंस है ऑलरेडी फुलफिल्ड है तो इसे कहाँ डाल दीजिए, कैपिटल रिजर्व में। और येट टू बी फुलफिल्ड तो इसे डेफर्ड ग्रांट में डाल देंगे, ठीक है। और उसको धीरे धीरे हम पीएनएल में ट्रांसफर कर। अगर ये डेप्रिशिएबल है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इसे क्रेडिट कर दें फिक्स्ड एसेट अकाउंट में। उसमें क्या करते हैं कि क्रेडिट हो जाता है तो ऑलरेडी डेप्रिशिएशन कम हो जाता है। ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 होता है, इसमें हम इसे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें
और P&L में डालते रहे। मैं आपको हर टाइप से इसको अभी समझा देता हूँ। सिचुएशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके आंसर 5 मेथड से हो सकते हैं। वो पांचों मेथड से क्या होगा वो मैं आपको समझा। सबसे पहले मेथड सिचुएशन नंबर 1 बताता हूँ कि कोई कंडीशन नहीं है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है और कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो आपको फिक्स्ड एसेट आपने खरीदी है 20 लाख की, तो ये हर एक सिचुएशन में ये एंट्री तो बनेगी बनेगी। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो हर एक सिचुएशन में एंट्री बनेगी। 20 लाख रुपीस, आपने 20 लाख रुपए से फिक्स्ड एसेट खरीदी है, ये तो एंट्री बनेगी बनेगी। इसके बाद में जो 8 लाख रुपए की आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो आप इसके लिए एंट्री बना लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, 8 लाख रुपए। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसे आप लेस करके दिखा दीजिए। दूसरा सिचुएशन जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, कंडीशंस हैं और वो फुलफिल्ड हो चुकी है, तो आप एंट्री बनाइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये दूसरी केस हो गया, दूसरा केस ये रहा। तीसरा केस क्या है कि अभी इसकी कंडीशन फुलफिल होनी है, तो क्या एंट्री बनाएंगे आप, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। हमने क्या बात करी कि जिस पीरियड में कंडीशन फुलफिल होंगी उस पीरियड में हम इसकी को P&L में ट्रांसफर करेंगे। मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं 4 इयर्स में ही कंडीशन फुलफिल होंगी, ये एज्यूम कर रहा हूं मैं, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख रुपए, और एवरी ईयर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 8 लाख डिवाइड बाय 4 इयर्स, तो एवरी ईयर 2 लाख रुपीस हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये मैंने एज्यूम करा है कि 4 साल तक हम इसको कर रहे हैं और हर साल इक्वल अमाउंट का खर्चा हो रहा है, ये एजम्पशन है। तो ये मैंने तीनों सिचुएशन बता दी किस चीज की, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अब मैं आपको बताता हूं, डेप्रिशिएबल एसेट है और इसमें मेथड नंबर 1 क्या है कि हम इसको फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, 8 लाख रुपए। अब इस पे एनुअल डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो क्या लगेगा, कॉस्ट 20 लाख माइनस 8 लाख, ये क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर कर दिए, तो 12 लाख रुपए बचे। इसकी स्क्रैप वैल्यू है माइनस स्क्रैप वैल्यू 4 लाख डिवाइड बाय 4 इयर्स, तो 2 लाख रुपए का एनुअल डेप्रिसिएशन होगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 2 लाख रुपीस एवरी ईयर फॉर 4 इयर्स।
ठीक है, एक है मेथड कि हम इसको डेप्रिशिएबल एसेट है। मेथड नंबर 2, इसे डेफर करें, P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन के रेशियो में ट्रांसफर करें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट 8 लाख रुपए। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा इस सिचुएशन में, कॉस्ट है हमारी 20 लाख रुपए, 20 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, 4 लाख रुपीज का एनुअल डेप्रिसिएशन होगा। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 4 लाख एवरी ईयर। और हम जो गवर्नमेंट ग्रांट है P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ये 8 लाख डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 ईयर्स है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रिसिएशन के रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग हर साल 2-2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये मैंने आपको हर एक केस समझा अच्छे तरीके से। ये गवर्नमेंट ग्रांट थी डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू आइटम, सेल से रिलेटेड है। तो क्या होगा, कैसे इसको करने वाले हैं, क्योंकि हमारा रेवेन्यू आइटम है तो बार बार हर साल मिलेगी हमें, राइट। और अगर वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है तो कब जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तभी मिलेगी, हर साल नहीं मिलेगी। Grants related to revenue are sometimes presented as a credit in the P&L account. आप इसे P&L account के क्रेडिट में लिख सकते हैं, either separately or under a general heading such as other income. या तो इसे अदर इनकम में लिख दें या इसको अलग से दिखा दें। Alternatively, they are deducted in reporting the related expense. कई बार कुछ खर्चा करने पर हमें ग्रांट मिलती है तो उस खर्चे में से लेस भी करके दिखा सकते हैं। मतलब P&L में जहां एक्सपेंस है उस एक्सपेंस में से लेस कर दो। हमने सपोज 10 लाख का एक्सपेंस किया और हमें 2 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट उस एक्सपेंस से रिलेटेड मिल रही है, तो हम 10 लाख के एक्सपेंस में से 2 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट माइनस कर दें या इनकम में लिख दें, दोनों ही ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट ऑफ द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, जैसे ओनर होता है उस तरीके से एज ए ओनर अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है तो क्या होगा, where the government grant are of the nature of promoters contribution, that is they are given with the reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution toward the total capital outlay, for example central investment subsidy scheme, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. तो जब ये कैपिटल प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह गवर्नमेंट ग्रांट होती है, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, उससे रिलेटेड मिलेगी और वन टाइम मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। The grant are treated as a capital reserve which can be either distributed as a dividend nor considered as deferred income. तो जब ये कैपिटल नेचर की है तो ना तो आप इसमें इसको P&L में ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही आप इसमें से डिविडेंड दे सकते हैं, तो ये हमेशा कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर होगी। एक ही मेथड, कोई मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, टॉप एंड टॉप लिमिटेड है और इन्होंने सेटअप बिजनेस किया है बैकवर्ड एरिया में और कंपनी को गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर विच नो रीपेमेंट वाज ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड, मतलब वन टाइम मिलेगी 20%। मोर एवर देयर वाज नो कंडीशन दैट कंपनी शुड परचेज एनी स्पेसिफाइड एसेट फॉर दिस सब्सिडी, मतलब केवल हमने बैकवर्ड एरिया में काम कर रहे हैं इसलिए हमें मिल रहा है। Having fulfilled all the condition under the scheme, the company on its investment of 50 crore in capital asset received 10 crore from the government in January. ठीक है, the company wants to treat this receipt as a revenue and thereby deduce the losses on P&L account. Keeping in view the relevant accounting standard, discuss action is justified or not. बिल्कुल भी justified नहीं है क्योंकि ये promoters contribution है, क्योंकि ये जो
ग्रांट है, ये है 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसे बोलते हैं इट इज एज ए अकाउंटिंग, ये नेचर क्या, इट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आप ना तो इसे पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही इसमें से डिविडेंड दे सकते, ठीक है। तो ये आपको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, तो आप लिख देंगे पूरा का पूरा थ्योरी में कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ऑन गवर्नमेंट ग्रांट, this subsidy is in the nature of promoter's contribution and it should be transferred to capital reserve. Neither it can be transferred to P&L nor you can use it as a payment of dividend. So company's intention to transfer it to the P&L and TTDs as a revenue is not justified as per AS 12. So it is not correct accounting treatment. Company should transfer it to capital reserve only. Question number 9. How would you treat the following in the accounts in accordance with AS 12 government grants? 35 lakh received from local authority for providing medical facility to the employee. Number second, 100 lakhs received as subsidy from central government for setting up a unit in notified backward area. This subsidy is in the nature of promoter's contribution. चलिए, इसमें फर्स्ट है जो हमारे पास की 35 लाख रुपीस मिला है, ये मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, हम इसे P&L में क्रेडिट करें या तो सेपरेट आइटम दिखाएं या इसे अदर इनकम में दिखा दें। ऑप्शन नंबर 2, इसे एक्सपेंसेस में से डिडक्ट करके दिखा सकते हैं, यू कैन डिडक्ट इट फ्रॉम द एक्सपेंसेस। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट, 100 लाख की सब्सिडी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेटिंग अप ऑफ यूनिट इन नोटिफाइड एरिया ऑन प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, तो ये कैपिटल नेचर है, दोबारा से मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ना ही आप इसे पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही आप इसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है और इसे आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ग्रांट आपको रिफंड भी करनी पड़ सकती है, आपने पैसा ले लिया लेकिन आपने कुछ कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, या आपने झूठ बोल के गवर्नमेंट ग्रांट ले लिया, तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ग्रांट समटाइम्स बिकम रिफंडेबल बिकॉज सर्टेन कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड एंड आर ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के हिसाब से अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट वापस करी है तो इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखाइए, अलग से बताइए कि हमने गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड किया है। The amount refundable in respect of government grant related to revenue is applied first against any unamortized deferred credit remaining in respect of the grant. देखिए ये क्या कह रहे हैं, मान लिया आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली 10 लाख की और आप 5 इयर्स के लिए सपोज एवरी ईयर P&L अकाउंट में 2 लाख इनकम के रूप में ट्रांसफर करते हैं। 2 साल हो चुके हैं, इसका बैलेंस है 6 लाख। सपोज रिफंड कर रहे हैं आप 5 लाख, पूरा नहीं, तो आप क्या करेंगे, जो बैलेंस है उससे सेट ऑफ करेंगे, ये बात बोली, ठीक है। टू द एक्सटेंट दैट द अमाउंट रिफंडेबल एक्सीड एनी सच डिफर्ड क्रेडिट
or where no deferred credit exists, the amount is immediately transferred to P&L. मान लिया आप पूरा का पूरा गवर्नमेंट ग्रांट P&L में ट्रांसफर कर चुके हैं, या आपका रिफंड अब हो रहा है 10 लाख पूरा वापस करना है, तो 6 लाख किससे सेट ऑफ करिए, बाकी का जो 4 लाख है वो P&L में ट्रांसफर करिए। ये बात बोल रखी है, लॉजिकल भी है ये बात। The amount refundable in respect of government grant related to a specific fixed asset is recorded by increasing the book value of asset or by reducing the deferred income as appropriate by the amount refundable। देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी एसेट से रिलेटेड है, आपने पहले एसेट में क्रेडिट कर दिया था गवर्नमेंट ग्रांट, आपने एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो आप फिक्स्ड एसेट टू बैंक बना दीजिए। अगर आपने बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, तो आप डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट कर दीजिए। अगर आपने बनाई थी बैंक टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व को रिवर्स कर दीजिए। तो जो ओरिजिनल आपने ट्रीटमेंट किया था उसे रिवर्स करना, ठीक है। In the first alternative, that is where the book value of asset is increased, depreciation on the revised book value is provided prospectively over the residual value। अब क्या होगा, आपने फिक्स्ड एसेट टू बैंक कर दिया, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो अब जितना टाइम पीरियड बचा हुआ है फिक्स्ड एसेट की लाइफ में, उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन फ्यूचर में चेंज हो जाएगा प्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेना, मतलब पास्ट ईयर्स में जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें कुछ चेंज आपको नहीं करना। Where a grant which is in the nature of promoter's contribution becomes refundable, full or part, तो आपको क्या करना है कि वो आपको कैपिटल रिजर्व से रिवर्स करना है, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर किया था, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, तो रिवर्स भी अब आप उसे कैपिटल रिजर्व में से ही करेंगे। सी लिमिटेड ने एक्वायर किया फिक्स्ड एसेट 50 लाख रुपए में और इसकी लाइफ 5 साल की सोची थी। सैलवेज वैल्यू आपने 5 लाख सोची थी। स्टेट गवर्नमेंट ने 20% आपको सब्सिडी दी थी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सब्सिडी गवर्नमेंट की रिफंडेबल हो गई। व्हाट इज द फिक्स्ड एसेट वैल्यू आफ्टर रिफंड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी बट बिफोर अमोर्टाइजिंग द एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। देखिए इसका जनरली क्या ट्रीटमेंट होता है, आपने क्या करा होगा, आपने एंट्री बनाई होगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख, और जब आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली होगी तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 50 लाख का 20% मतलब 10 लाख रुपीज से आपने फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट कर दिया होगा। जनरली हम यही करते हैं। और ये फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फिक्स्ड, और क्या किया होगा आपने, कॉस्ट माइनस सब्सिडी, क्योंकि आपने कॉस्ट कम कर दी, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 40 लाख माइनस 5, 35 लाख डिवाइड बाय 5। तो आपने हर साल 7 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया होगा, है ना। तो आफ्टर 1 ईयर इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई, 50 लाख में से 10 लाख माइनस हो गए 40 लाख और 7 लाख माइनस 33 लाख रुपीस हमारी ईयर 1 के बाद में इसकी वैल्यू आ रही थी, ठीक है। अब एंड ऑफ ईयर 2 आया और लिखा है कि अभी आपने एमोटाइजेशन नहीं किया, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया और अब वापस कर दिया, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू बैंक, फिक्स्ड एसेट को वापस से बढ़ा देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हो जाएगी 43 लाख, पहले 33 थी, 10 लाख वापस कर दिया तो 43 लाख हो जाएगी। इन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन अगर मान लिया अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना हो तो क्या होगा, तो 43 लाख रुपीस हमारी एसेट की वैल्यू है, इसका वैल्यू 5 लाख है, और अब लाइफ जो बची हुई है इस वो 4 इयर्स बची है, 43 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड बाय 4, 9,50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगेगा आपसे हर साल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होता तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक एंट्री बना देता मैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1 अप्रैल 2021 को डी लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 300 lakhs फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीनरी और 1500 lakhs, तो 1500 लाख में से 300 लाख का इन्हें
गवर्नमेंट ग्रांट मिला है और इन्होंने कॉस्ट में क्रेडिट कर दिया। लाइफ 5 साल की, रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर इज 395। मशीनरी पर 20% WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं और इन्होंने मई में 24 में रिफंड किया है। तो हम इसे डील कैसे करें? ये तो बहुत ही सिंपल है, हम इसे फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर रहे थे एवरी ईयर, तो इसको हम वापस से फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डाल देंगे। तो हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड? तो वी विल डेबिट फिक्स्ड एसेट अकाउंट और इसमें 300 लैक्स डेबिट हो जाएगा, वी विल डेबिट। अब इसमें अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का है फिर तो ये ठीक है जो आपने लिख दिया कि फिक्स्ड एसेट डेबिट हो जाएगा और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो जनरली 5 मार्क्स में ही आता है ये, तो आप केवल इतना लिख देंगे कि 300 लाख रुपीज विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो ये आपको मार्क्स 1 नंबर ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और भी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। क्या कि 1421 को आपने कॉस्ट लिखी होगी 1500 माइनस 300, 1200 लैक्स लिखा होगा, फिर इस पे डेप्रीशिएशन लगाया होगा 31 मार्च को, डेप्रीशिएशन लगाया होगा, लिखा 20% लगाते 240 लगाया होगा कि WDV आ गई होगी 960 के ऊपर, फिर डेप्रीशिएशन लगाया होगा नेक्स्ट ईयर 960 का 20% 192, फिर इसकी WDV आई होगी लेस करने के बाद 768, फिर इस पे डेप्रीशिएशन लगाया होगा 768 का 20%, फिर इसकी WDV आई होगी 614.40। अब हमने ऐड कर दिया ग्रांट जो रिटर्न करनी पड़ी हमें, तो इसकी WDV में 914.40 हो गई। अब आपको डेप्रिसिएशन का एक नया रेट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें एस्टिमेटेड इसकी रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है। तो WDV डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले से हमें निकालना पड़ेगा कि इसका वैल्यू हमें बता रखी है 395 है और हमारी जो कॉस्ट है एक तरीके से अब 914.4 है, ठीक है। और इसकी जो लाइफ है वो कितनी बची हुई है हमें बता रखी थी, लाइफ 4 ईयर्स है। तो एक तरीके से हमारा 1 2 3 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो 2 ईयर्स बचे हुए हैं तो हमें इस पर डेप्रिसिएशन का रेट निकालना पड़ेगा। वन माइनस 0.657, तो ये 34.27% आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे तो 5 मार्क्स आपके जस्टिफाइड होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुश्किल है आपको 5 मार्क्स मिलना। रीजन बीइंग कि भैया आपने कुछ करा ही नहीं है तो मार्क्स कैसे आपको मिल जाए। 5 मार्क्स के लिए तो उसको कमाना भी पड़ेगा ना आपको। क्वेश्चन नंबर 12, 1/4/2010 को ई लिमिटेड ने परचेज किया फिक्स्ड एसेट 5,50,000, सैलवेज वैल्यू 5 ईयर के बाद में 50,000 है और कंपनी से इन्हें 2 लाख रुपीज की सब्सिडी मिली है। 11-12 में कंपनी को रिफंड करना पड़ा, गवर्नमेंट ग्रांट क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो हमें बताना है कि इसका कैसे जनरल में ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी 11-12 तक की। अगर इन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट को दिखाया था कैपिटल रिसीट की तरह,
या दिखाया था डिफर्ड इनकम की तरह। तो अगर इन्होंने इसे दिखाया था कैपिटल रिसीट की तरह, तो कैसे होगा? सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट के लिए इन्होंने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, तो क्या एंट्री बनेगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,50,000, और इन्हें गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, मान लेते हैं सेम डे मिल गया है, तो कैपिटल रिसीट है तो फिक्स्ड एसेट में इन्होंने क्रेडिट कर दिया। गवर्नमेंट ग्रांट है 2 लाख रुपीस का, ठीक है। अब ईयर एंड आएगा 31 मार्च 2011 को, डेप्रिसिएशन लगेगा, फाइव ईयर्स के लिए है, और स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, तो हमारी जो वैल्यू रह गई है वो 3,50,000 कॉस्ट रह गई, और स्क्रैप वैल्यू 50,000 फाइव ईयर्स के लिए, तो एवरी ईयर हमने 60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 31 मार्च 2011 को डेप्रिसिएशन लग गया, वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। 11-12 में कंपनी को रिफंड करना पड़े, एंट्री बनानी पड़ेगी इन्हें फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट अकाउंट, गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख की वापस करनी पड़ी इनको, ठीक है। ये वापस कर दिया, और उसके बाद में जब ईयर एंड आएगा तो अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हमारी जो कॉस्ट हमारी एसेट थी 550, उसमें से 60 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, पहले 350 की वैल्यू रह गई थी, 60 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, वापस से 2 लाख बढ़ गई वैल्यू। हमारी वैल्यू रह गई 490, तो 4,90,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय, अब लाइफ 4 ईयर की बची हुई है, क्योंकि 1 ईयर तो हम डेप्रिसिएशन लगा चुके, तो अब हमारा 1,10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगेगा एवरी ईयर। तो हमसे कहा है एक तो आप जनरल एंट्री बनाइए 11-12 तक की, ठीक है, और बैलेंस शीट भी बनाइए इस दिन तक की। तो बैलेंस शीट सबसे पहले हम बनाते हैं 31 मार्च 11 की। इस दिन हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट है कितने की थी? 5,50,000 माइनस गवर्नमेंट ग्रांट 3,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 30,000, तो ये एसेट हमारी 2,90,000 की दिख रही थी, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट दिखाएंगे 31 मार्च 12 की। फिक्स्ड एसेट्स हमारी थी 2,90,000 की, प्लस गवर्नमेंट ग्रांट, हम लोगों ने गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख की वापस कर दी, तो ये हो गया 4,90,000, और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 1,10,000, तो हमारे पास WDV आ जाएगी 3,80,000। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था जब हम इसे कैपिटल रिसीट दिखा रहे थे। अब हम दूसरा मेथड दिखाते हैं, मेथड नंबर 2,
अगर हम इसे डेफर्ड इनकम दिखाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले हमने एसेट खरीदी होगी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,50,000, ठीक है। फिर इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम लोगों ने 2 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट को डिफर माना है, तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख रुपए। अब ईयर एंड आएगा 31 मार्च 11 को डेप्रीशिएशन लगेगा, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रीशिएशन लगेगा कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, तो ये 1 लाख रुपीस का डेप्रीशिएशन लगेगा। और जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको भी इसी रेशो में P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ऑन डेबिट टू P&L, डेप्रीशिएशन भी P&L में ट्रांसफर हो जाता है। तो 40,000 की गवर्नमेंट ग्रांट हमारी P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब गवर्नमेंट ग्रांट हमने रिफंड करी है 2011-12 में, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में हम लोगों ने 2 लाख रुपए डाले थे, जिसमें से 40,000 हम रिवर्स कर चुके हैं 40,000, तो इसमें 160 बचा हुआ है। तो जब हम रिफंड करेंगे तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ऑन डेबिट 160, क्योंकि इसमें 160 का ही बैलेंस है, और P&L अकाउंट में जो ट्रांसफर कर चुके हैं 40,000, वो 40,000 आ जाएगा तो बैंक अकाउंट, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट हमारी वापसी होगी। और ईयर एंड पर जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो पहले की तरह ही लगेगा, क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट में तो ना पहले कोई चेंज किया ना अब करा, तो वो 1 लाख रुपीस का डेप्रीशिएशन पहले की तरह लगता रहे। अब बैलेंस शीट कैसे दिखाई देगी? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 11, जो असेट साइड है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, उसमें हमारे पास 5,50,000 रुपीज की एसेट है, इसमें हमने डेप्रीशिएशन लगाया है 1,50,000 रुपीज की एसेट है। और यहाँ लाइबिलिटी में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है हमारे पास 2 लाख की, में से हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया P&L में 40,000, 160 का बैलेंस ये आ रहा है। ये फर्स्ट ईयर है। जब नेक्स्ट ईयर होगा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 12, फिक्स्ड एसेट्स 450 माइनस डेप्रीशिएशन 1 लाख, 3,50,000 रुपीज की हमारी बैलेंस शीट में एसेट होगी, और गवर्नमेंट ग्रांट वापस हो चुकी है तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, काफी अच्छा था, जिसमें हमारी डिटेल्ड में वापस होने पर क्या होगा ये बताया। गवर्नमेंट ग्रांट एंड कैश फ्लो। The purchase of asset and the receipt of related grant can cause major movement in the cash flow of the entity. For this reason, and in order to show gross investment in the asset, such movement are often disclosed as a separate item in the cash flow, regardless of whether or not the grant is deducted from the related. तो हमने इसे असेट में से लेस किया है या नहीं वो अलग बात है, कैश फ्लो में इसे अलग से दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एफ लिमिटेड को
रिवेन्यू ग्रांट मिली है 10 करोड़ रुपए की ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 गवर्नमेंट से, जो वेलफेयर एक्टिविटी करी है इन्होंने एम्प्लॉयज के लिए, और हमने कुछ कंडीशंस है इसके लिए, ठीक है। 2021 में ये पता चला कि हमने कंडीशन फुलफिल नहीं करी और हमें रिफंड करनी है ग्रांट। State how this matter will have to be dealt with the financial statement of F Limited for the year ending 2020। तो 2021 में क्या होगा, ये रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है, तो जब मिली होगी पीएनएल में ट्रांसफर होगा, और जब हमने वापस करी है तो भी पीएनएल में जाएगा, ठीक है। अमाउंट इसका नहीं बता रखा है, क्या बता रखा है, 10 करोड़, और AS5 के हिसाब से हमने पढ़ा था ना, इसे सेपरेट डिस्क्लोज कर देंगे जब भी हम वापस करेंगे गवर्नमेंट का। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में हम इसको दिखा देंगे अलग से, AS5 पीएनएल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम से अलग हेडिंग से वापस को दिखाया जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही है, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर की है तो इसे दिखा देंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आप इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह अलग से दिखाएंगे। डिस्क्लोजर, the accounting policy adopted for the government grant including the method of presentation in the financial statements। आपने उसे फिक्स्ड एसेट में से दिखाया, लेस करा है, डिफर्ड माना है, क्या करा है वो आपको बताना पड़ेगा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की कैपिटल नेचर है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, रिवेन्यू नेचर है, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। नॉन मॉनेटरी ग्रांट है, फ्री में मिली है, कंसेशनल रेट पर मिली है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। आपके लिए क्या नोट्स है बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट इज असिस्टेड बाय गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइज इन कैश और इन काइंड फॉर कंप्लायंस ऑफ सम कंडीशंस। गवर्नमेंट ग्रांट में बी गिवन इन द नेम ऑफ कैश इंसेंटिव, सब्सिडी, ड्यूटी, ड्रॉबैक, कुछ भी नाम हो सकता है इसका। If the assistance from the government cannot be reasonably valued, it is not treated as a grant। अगर आप उसको पता नहीं कर चला सकते क्या अमाउंट है तो उसे ग्रांट मत मानिए। ग्रांट में भी रिकॉर्डेड एज पर द कैपिटल और इनकम अप्रोच। ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज सर्टेनली अबाउट द एंटरप्राइज विल कंप्लाई द कंडीशन, तभी आप उसे रिकॉग्नाइज करें। अगर आपको लगता है कि आप कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं, थोड़ी कंफ्यूजन है, तो आप रुक जाइए और इसे रिकॉग्नाइज तभी करिए जब आपको लगता है कि कंडीशन आप फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, कंडीशन फुलफिल अभी होना जरूरी नहीं है, हो सकता है 2-4 साल में हो, लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि हम फुलफिल कर पाएंगे। अगर आपको लगता है फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप इसे रिकॉग्नाइज मत करें, या पैसा मिल गया है तो पीएनएल में मत डालिए। Contingency related to government grant arising after the recognition should be dealt with the AS4 contingencies. If grant are received for previous period, the related expense or loss should be treated as extraordinary item as per AS5। नॉन मॉनेटरी एसेट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसे नॉमिनल वैल्यू पर लिखना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं। इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड तो इसे रिफंडेबल होगा और इसे एक्स्ट्रा, एएस में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को अलग से दिखाया जाता है। Explain the treatment of the following: a firm acquired a fixed asset for 250 lakh on which the government grant received 40%। हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इसे सीधा फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डाल दें, या हम इसे डेफर्ड इनकम मानते हुए अलग से डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से दिखाएं और डेप्रिसिएशन के रेशो में हर साल इसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करें। सेकेंड है कैपिटल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिंग अप ए प्लांट इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। सब्सिडी 100 लाख रुपीस की मिली है, तो ऐसी सिचुएशन में इसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और जो प्लांट है वो पूरा का पूरा 300 लाख में दिखाई देगा। हम इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर। 50 lakhs received from the state government for setting up water treatment plant। तो जो 50 लाख रुपए का हमें मिला है वो हम प्लांट की कॉस्ट में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक प्लांट से रिलेटेड मिला है सेटिंग अप करने के लिए। तो इसे हम डेफर भी मान सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा अच्छा प्लांट की कॉस्ट में से लेस करिए। 25 लाख मिला है मेडिकल फैसिलिटीज एम्प्लॉइज के लिए, तो ये रिवेन्यू नेचर है और आप इसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये ज्यादा पीरियड से रिलेटेड है तो उस रेशो में आप पीएनएल ट्रांसफर कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, जी लिमिटेड को रिसीव हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट 40 लाख रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने प्लान को अपग्रेड करने के लिए, और हमें ये लग रहा है कि इसमें से 20% हमारा रेवेन्यू नेचर का है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो 40 लाख का 20% 8 लाख रुपीस हमारा P&L में जाना चाहिए, और 40 लाख का 80% मतलब 32 लाख ये हमारा कैपिटल नेचर है, तो हमें इसे फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर करना चाहिए या डेफर करना, ठीक है। तो ये था गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत तसल्ली से आराम से हमने पढ़ा, और आप यहाँ तक पहुंचे हैं बिना फास्ट फॉरवर्ड करे मुझे, और एक एक चीज ध्यान से समझते हुए, इसका मतलब आपने भी ये एएस बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो मुझे बताइए, कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगा आपको, और कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या क्या आपके लिए कर सकता हूँ कि आपको भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।